कहानी से कौन शादी करेगा? भला इसीलिए जो रिश्ता आया है इससे शादी करके फारिग करो। मेरी सौतेली माँ नफरत से बोली तो मैं आंसू साफ करती सूरह यासीन पढ़ने लगी। मेरा रंग काला था। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। जबकि मेरी सौतेली बहनें बहुत हसीन थी और इनकी इसी खूबसूरती की बिना पर सबकी शादी ऊंचे खानदान में हुई थी। और इसी खानदान के एक मामूली मुलाजिम के लिए मेरा रिश्ता आया था। मेरी शादी इसी मुलाजिम से हो गई। मैं इसके टूटे फूटे घर में दुल्हन बनी बैठी आंसू जबत कर रही थी जब शोहर कमरे में आया और मुझे देखते ही मेरा माथा चूम के बोला, मेरी शहजादी तुम बहुत हसीन हो। और मैं अपनी किस्मत पर खुश ना थी। जब भी मेरी जिंदगी हमेशा एक आजमाइश रही। मैं अपने वालिद की पहली बीवी की औलाद थी। मेरी माँ के इस दुनिया से चले जाने के कुछ महीने बाद ही मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। इस बीवी से मेरी सौतेली बहनें थी। मेरी सौतेली बहनें खूबसूरती में एक से बढ़कर एक थी। जबकि मैं काली थी इसीलिए वो मुझे किसी खातर में न लाती। मेरा काला रंग मेरी बदकिस्मती बन गया। वो मेरी जात को नफरत के तराजू में तोलती और मेरे वजूद को एक बोझ के तौर पर देखती। जब भी कभी मैंने सौतेली माँ और सौतेली बहनों के रवैये का गिला अपने वालिद से किया तो हमेशा इन्हें बेबस पाया। मुझसे अपने वालिद की जबरदस्ती देखी ना जाती। इसीलिए मैंने अब सब्र करना सीख लिया क्योंकि वो सौतेली माँ से डरते भी मेरे हक में नहीं बोलते थे। इन्हें डर था कि अगर मेरी सौतेली माँ नाराज हो गई तो वो मुझे घर छोड़ जाएगी। मेरी सौतेली बहनें मेरे काले रंग की वजह से मुझे हकारत भरी नजरों से देखती। सौतेली माँ ने मुझे इनसे कहीं दर्जा नीचे रखा हुआ था। मुझे अपनी बदकिस्मती पे रोना आता मगर मैं अपने आंसू जब्त कर लेती क्योंकि मेरी आंसू देखने वाला इस दुनिया में कोई ना था। मैंने जब से होश संभाला हर रिश्ते के लिए तरसती रही। वालिद मेरी सौतेली बहनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते तो मैं हसरत भरी निगाहों से इन कपड़ों को देखती जो मेरी किस्मत में नहीं थे। बल्कि मैं तो अपनी सौतेली बहनों की उतरन पहना करती थी। शायद वही मेरा नसीब था। मैं अपनी किस्मत के लिखे पर राजी थी। शायद इन सब से नफरत ही मेरा मुकद्दर थी। एक दिन मैं सबके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी कि मेरी सौतेली बहन गला फाड़े मुझे आवाजें देने लगी। मैं सब काम वहीं पे छोड़ के इसके कमरे की तरफ भागी कि न जाने क्या क़यामत बर्पा हो गई है जो इस तरह वो गला फाड़ के चला रही है। जब मैं इसके कमरे में गई तो वो किसी खादम की तरफ मेरे ऊपर चलाते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मगर तुम तो अपनी मर्जी करती हो, किसी की कहाँ सुनती हो। मैं अपने हाथों हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, वो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। मुझे याद नहीं रहा, मैं अभी कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। तो वो गुस्से से बोली, अब खड़ा मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से ये कपड़े उठाओ और जाकर इस्त्री करके लाओ। मैंने जल्दी से वो कपड़े उठाए और इस्त्री करने लगी। इतनी देर में मेरी सौतेली माँ मुझे आवाज देते हुए बोली, आज इस घर में मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? ये लड़की तो किसी काम की नहीं। मैं आवाज देते हुए बोली, जी बस अभी नाश्ता लेकर आ रही हूँ। वो मैं जनेरा के कपड़े इस्त्री कर रही थी इसीलिए नाश्ते में देर हो गई। तो मेरी सौतेली माँ नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कभी कोई काम वक्त पे भी किया है? नखरे करती हो काम करते हुए, ऐसे जैसे कोई मेहरबानी हो। मैं आंखों में आंसू लिए वापस किचन में आ गई। मैं जानती थी मेरी सब दलीलें सौतेली माँ के सामने बेसूद हैं। मगर ये भी सच था कि मैंने घर भर के कामों का बोझ अपने कंधों पर डाल रखा था। इसके बावजूद मुझे जिल्लत और नफरत के सिवा कुछ हासिल ना था। मैं अपने कमरे में जाकर अक्सर अपनी माँ को याद करके रोया करती, जिसने ना तो अपनी माँ का प्यार देखा और ना ही इसकी माँ को इसके ऊपर अपनी ममता लुटाने का मौका मिला। मैं अक्सर हालात से तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ करती कि काश मुझे भी अपनी माँ के साथ ही इस दुनिया से उठा लेते। इसमें बेरहम दुनिया में कोई भी मेरा हमदर्द नहीं था। यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहनें बचपन से ही मेरे खिलाफ थी। न जाने इनको मुझसे क्या शिकायत थी कि वो मुझे हर बात पर जलील करती और मेरी सौतेली माँ अपनी बेटियों का भरपूर साथ देती कि मेरे वालिद भी मुझे हकीर नजरों से देखने लगे। मैं अपनी सौतेली माँ और बहनों की हकारत भरी नजरों का सामना तो कर सकती थी मगर अपने वालिद का मेरे साथ वो रवैया मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता और मैं सिसक कर रह जाती। इस वक्त मुझे शदीद दुख होता जब मेरे वालिद अपना सारा प्यार अपने बेटों पर लुटाते और मेरे हिस्से में कुछ ना आता तो मेरी सौतेली माँ तंज करते हुए कहती, तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारा बाप तुम्हें अपने से दूर रखता है। मुझ पे कियामत तो तब टूटती और मैं एहसासे कमतरी का शदीद शिकार होती जब मेरे वालिद मेरी सौतेली बहनों को अपने साथ किसी फंक्शन में ले जाते और मैं हसरत भरी निगाहों से इनको देखती रह जाती। किसी को मेरे अकेले होने की कोई टेंशन न थी। वक्त बहुत तेजी से गुजरता रहा और मेरी सौतेली बहनें जवान थी। वो इस कदर हसीन थी, इनके गुलाबी रंग सितारों की तरह चमकती आंखें इनकी खूबसूरती में इस कदर इजाफा करती थी कि आए दिन इनके लिए अमीर और मोअज़्ज़ज़ रिश्ते आते। इनको इस बात का बहुत गुरूर था कि हमारे हुस्न की वजह से आए दिन हमारे रिश्ते आते हैं
और मेरी सौतेली माँ इनके जहेज और शादियों में अपनी पूरी तवानाइयां सर्व करती। मेरी सौतेली माँ ने मेरी माँ का सारा जेवर जिस पर मेरा हक था सारा अपनी बेटियों को दे दिया। मेरे वालिद ने भी इनकी शादियों में कोई कसर ना छोड़ी, दुनिया की हर खुशी लाकर इनकी झोली में डाली। लेकिन जब मेरी शादी की बारी आई तो मेरे लिए किसी ने मोहब्बत या इज्जत की बात नहीं की। यहाँ तक कि मेरे वालिद भी इस मामले में खामोश रहे। ना तो उन्होंने मेरी खुशियों की परवाह की और ना ही मुझे रुखसत करते वक्त मुझे अपने वालिद का साया नसीब हुआ। वो हमेशा गैरों की तरह मुझसे खींचे-खींचे से रहे, क्योंकि मेरी सौतेली माँ के आगे इनकी एक न चलती थी। वो हर मामले में मेरी सौतेली माँ के आगे बेबस थे। एक दिन मेरी सौतेली माँ के सख्त लहजे में कहा, इस कारी को जल्दी फारग करो, जो रिश्ता आया इसी से शादी करवा दो। वैसे भी इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तो आने से रहा, जिस तरह इसकी शक्ल सूरत है, कोई भी अमीर या अच्छे खानदान का रिश्ता तो इसके लिए आएगा नहीं। बेहतर है जो रिश्ता आया है इसे कबूल करो और इसे इस घर से चलता करो। वैसे भी ये लड़की बोझ और शर्मिंदगी के अलावा हमारे लिए और कुछ भी नहीं। मेरे वालिद मेरे सौतेली माँ के आगे खामोश बैठे रहे। इनके मुंह से मेरी हमदर्दी में एक लफ्ज भी ना निकला। अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए कि मैं इन सब लोगों की बोझ कैसे हूँ। ना तो मैंने कभी पहनने को कुछ आला मांगा और ना ही खाने के लिए कभी अपनी सौतेली माँ और वालिद से किसी भी चीज के लिए जिद की। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे एहतजाज का कोई फायदा नहीं। जिस तरह मेरी सौतेली बहनों की शादी बहुत ऊंचे घरों में हुई थी, मैं भी बहुत शादी ऐसे ही घर में होने का ख्वाब देखा करती, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे ये सब ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। तो मैंने अपने आंसू पूंजे और कुरान की सूरह यासीन पढ़ने लगी। शायद खुदा से सब्र की दुआ मांग रही थी। कुरान पढ़ते हुए मेरे आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे और मैं अपने रब से अपनी अच्छी किस्मत के लिए दुआ कर रही थी, क्योंकि मैं इन रवैयों से तंग आ चुकी थी। मेरी सब्र की हदें खत्म हो चुकी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी किस्मत में कोई ऐसा हो जिसके होने से मुझे वो इज्जत और मान मिले जो मुझे अपनी सौतेली माँ और बहनों से ना मिल सका। इन हकारत भरी निगाहों को बर्दाश्त करके मेरे सब्र की हदें खत्म हो चुकी थी। मैं जाग के भी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने आवाज उठाई भी तो मेरी आवाज को मेरी सौतेली माँ और बहनें दबा देंगी और फिर मेरे हिस्से में जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना आएगा। एक दिन मेरी सौतेली बहन अपने शोहर के साथ घर आई तो इसका इस कदर अच्छा पहनावा देखकर मेरे दिल में भी हसरत जागी कि मैं भी शादी के बाद ऐसे ही बन संवर के रहूंगी। मगर वो तो सिर्फ मेरा ख्वाब था जो शायद कभी हकीकत नहीं बन सकता था। मैं ठंडी आह भर के रह गई, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी कहाँ थी कि मैं किसी भी ऊंचे खानदान में जाती। अपनी शादीशुदा सौतेली बहनों की तरफ देखकर मैंने भी अपनी सौतेली माँ से बात करने का फैसला किया। मैं हरगिज इस शाम से मुलाजिम से शादी नहीं करूंगी। ये सोचते ही मेरे पसीने छूटने लगे कि अगर मैंने बात कर ली तो न जाने मेरे ये अल्फाज क्या असरात मुरतब करेंगे। मगर मैंने हिम्मत जमा की कि आज तो अपने हक में बात करके रहूंगी। मेरे दिल में मेरी सौतेली माँ के खिलाफ नफरत का एक जरा भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा अपनी सौतेली की माँ के आगे रोऊंगी तो शायद इनका दिल नरम पड़ जाए और वो मेरी शादी शाम से इंसान से ना करें। मैं खौफ और घबराहट के मिले जुले असरात के साथ अपनी माँ के कमरे में गई तो मेरी सौतेली बहन से फोन पर बात कर रही थी। मैं तो तुम्हारे वालिद से कहा है कि इस कल मोही का रिश्ता वहीं पर कर दे, कम से कम इससे जान तो छूटेगी। मेरा तो जी नहीं चाहता कि मैं इसकी शक्ल भी देखूं, मगर क्या मजबूरी, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती इसे घर में बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। मेरे से पहले अम्मा के ये अल्फाज मेरे ऊपर बिजली बन के गिरे और मैं इन्हीं कदमों से वापस आ गई। मेरे दिल में जो उम्मीद की एक किरण थी कि मैं अपनी सौतेली माँ को इस रिश्ते के लिए इनकार कर दूंगी, वहीं पर मेरी उम्मीद अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर दम तोड़ गई और मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पे छोड़ दिया। जल्दी मेरी शादी तय हो गई और वो भी एक मामूली मुलाजिम के साथ। एक दिन मेरी माँ और बहनों ने किसी खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि मेरे लिबास और जेवरात का मजाक उड़ाती रही। मुझे शादी के लिए किसी ने शॉपिंग तक ना करवाई, बल्कि मैंने अपनी माँ के बहुत पुराने कपड़े में से माँ की शादी वाला जोड़ा निकाल कर वही पहन लिया। जितना मेरे पास था मैंने इसी में सब्र शुक्र करके एक सादा दुल्हन के रूप में एक पुराने और छोटे से घर में बैठी थी। मेरे दिल में कड़वाहट और बेबसी का तूफान था। इस तूफान का हिस्सा एक वाहिद मैं ही थी, क्योंकि मेरे रोने या हंसने से मेरे वालिद के घर पर किसी पर कोई असर नहीं था। मेरी रुखसती वाले दिन मुझे अपनी माँ की कमी शिद्दत से महसूस हुई। वो दिन जो एक दुल्हन के लिए बहुत खास होता है, वो मेरे लिए आम दिनों से भी ज्यादा तकलीफ दे था, क्योंकि कोई भी तो मेरी खुशी में खुश ना था, ना मेरी माँ और ना बहन। जिसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज थी वो मेरे वालिद थे, जिन्होंने मुझ तक ये तक एहसास ना दिलाया कि इनका साया मेरे सर पर मौजूद है। मैं अपने दिल में हजारों हसरतों का गला घोंटते हुए इन बेरहम लोगों के चुंगल से निकलकर एक आम से घर में आ गई। इस दिन मेरा दिल खून से के आंसू रोया। शादी की रात मेरे शोहर कमरे में आए, नजरें झुकाए इन पर
कमरे में बैठी थी। मेरे दिल में खुशी और मसरत कुछ भी तो ना था, जबकि मेरे शोहर की आंखों में मेरे लिए चमक और मोहब्बत थी, जो शायद मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने देखी थी। इससे पहले तो मैं दूसरों की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत और हकारत ही देखी। उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए कहा, मेरी शहजादी, तुम दुनिया की सबसे हसीन औरत हो। इनके ये अल्फाज मेरे दिल पर गहरे नक्श छोड़ गए, लेकिन मैं अभी अपनी किस्मत से खुश नहीं थी। मुझे लगा ये अल्फाज मेरे लिए नहीं, बल्कि किसी खूबसूरत और गोरी रंगत वाली लड़की के लिए होने चाहिए, जबकि मैं मामूली शक्ल सूरत और काले रंग की थी। दिन मुझे अपने शोहर की तारीफ करने की वजह से ऐसा लगा जैसे दुनिया की हसीन तरीन लड़की हूँ, और दरगाह की खूबसूरती मेरे ऊपर आकर ही खत्म हो गई है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे शोहर अपनी उंगली के पोरों पे वो आंसू साफ करते हुए बोले, ये तुम्हारे आंसू तुम्हारी आंखों में दोबारा ना आए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत कीमती मोती है, जिन्हें मैं हरगिज़ ज़ाया नहीं होने दूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी गुज़श्ता ज़िंदगी में होने वाले तमाम दुखों का मुदावा करूँगा और तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर दूँगा। मुझे मेरे शोहर की इन बातों से बहुत हौसला मिला। मैं मुतमिन थी कि शायद मेरी आने वाली ज़िंदगियाँ खुशियों भरी होंगी। मुझे भी खुशियाँ नसीब होंगी जिनके लिए मैं आज तक तरसती रही। मेरे शोहर के साथ मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी, जिसमें मैं अपने शोहर के साथ किसी हद तक खुश थी, मगर दिल में एक खला था। अपने शोहर के घर कदम रखते ही मैंने इस छोटे से टूटे-फूटे मकान को देखा। कच्चे फर्श, पुराने फर्नीचर और दीवारों पे फैले दरारों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि ये घर मेरी पुरानी जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल होगा। मगर मेरे शोहर की बातों से लगता था जैसे मेरी आने वाली में वो मुश्किलात और परेशानियां नहीं होंगी जो मैं अपनी पहली जिंदगी में देख चुकी थी। मेरे शोहर के अलावा और मेरे अलावा इस घर में कोई दूसरा नहीं था। अपनी मौजूदा हालत से वो टूटा फूटा घर अपनी माली हालत का मुंह बोलता सबूत था, जबकि मेरे वालिद का घर तो इससे लाख दर्जे बेहतर हालत में था, जहां मैं नौकरानियों की तरह रहती। मगर मेरे शोहर का घर अपनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी मुझे ये एहसास दिलाता कि मैं वहां की मलका हूँ। वहां सिर्फ मेरी हुक्मरानी है। मैंने जाते ही इस घर की हालत संवारने का फैसला किया और अपने शोहर से बोली, आपको नहीं लगता कि हमें इस घर को बेहतर हालत में बनाना चाहिए? मेरी बात सुनकर मेरे शोहर मुस्कुरा दिए और बोले, मेरी शहजादी, अब तुम आ गई हो ना, तुम्हारे आने से ये घर मुकम्मल हो गया है। वक्त के साथ साथ हम इसे नए सिरे से तामीर भी कर लेंगे। अभी तुम अपने आप को इसी घर में एडजस्ट करो। मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे वालिद के घर जैसा बिल्कुल भी नहीं, मगर कुछ वक्त सब्र करो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक एक न एक दिन घर जरूर तैमूर करूंगा। मैं बोली, बेशक ये घर मेरे वालिद के घर जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे किसी की जली कटी बातें नहीं सुनना पड़ती और ना ही मेरे काले रंग की वजह से मुझे तंज और जलील किया जाता है। मेरे शोहर मुझे प्यार से देखते हुए बोले, कोई मेरी नजर से देखे तो इससे पता चला कि तुम कितनी हसीन हो। मैं मुस्कुराते हुए अपने शोहर की तरफ देखने लगी। ये तो आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कहते हैं। वो बोले, मैं इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती का कायल नहीं, खूबसूरती इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे में है। तुम्हारी इसी खूबी की वजह से मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो, बहुत मासूम और सादा सी। तुम्हारी इसी मासूमियत ने मेरे दिल छू लिया। इतनी तारीफ काफी है या मजीद तारीफ करके खाना मिलेगा? ये कहते हुए मेरे शोहर जोर का कल गाकर हंसने लगे। मैं अपने शोहर को घूरते हुए बोली, खाना तैयार है। आपने ही मुझे बातों में उलझाया हुआ है, वरना खाना तो कब का तैयार है। मेरा शोहर मेरे हाथ थामते हुए बोले, चलो आज हम भी देखते हैं हमारे मिसेज ने हमारे लिए क्या खाना बनाया। मैं हंसते हुए बोली, प्यार से बनाया है तो अच्छा ही होगा। मेरे शोहर जो मेहनती और सादा इंसान थे, मेरे लिए दिल में इज्जत और मोहब्बत का एक समुंदर छुपा रखा था। वो मेरे साथ नहायत नरमी से पेश आते, कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक न की। हमेशा मुझे शहजादी कह के बुलाना इनका मामूल था। लेकिन मेरे दिल में अभी इनके प्यार को कबूल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए इस कदर ताल्ख और जिल्लत भरे अल्फाज सुन चुकी थी। अब मुझे मेरे शोहर का प्यार भरे अल्फाज से पुकारते तो वो अल्फाज मेरे दिल पर किसी तीर की तरह चुभते। एक दिन मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे शहजादी क्यों कहते हैं? मैं तो एक आम सी लड़की हूँ, ना तो खूबसूरत ना ही खास। तो वो मुस्कुराए और बोले, चेहरे से ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। जिस दिन तुम खुद को अपने अंदर से देखोगी, इस दिन ये बात समझ आ जाएगी। इनके अल्फाज में एक अजीब अच्छा सुकून था। मैं हैरान थी कि इस कदर कोई इतनी मोहब्बत के साथ कैसे एक आम सी लड़की को देख सकता है। मेरी सौतेली माँ और बहनों का रवैया अब भी मेरे साथ वैसा ही था। वो मुझ पे तंज करती रहती जब कभी इनसे मेरा सामना होता, तो वो मुझे इसी हकारत और नफरत भरी निगाहों से देखती और कहती, तुम्हारा शोर तुम्हें राजकुमारी कहता है, मगर हकीकत में तुम मुलाजमा की तरह दिखती हो। अगर वाकई में तुम्हें राजकुमारी समझता होता तो तुम्हें किसी महल नमा बंगले में रखता, न कि इस कच्चे और टूटे फूटे मकान में। इनके ये अल्फाज मेरे दिल को जख्मी करते, लेकिन अब मैंने सब्र करना सीख लिया था।
मैं किसी की बातों का कोई जवाब ना देती, ये सोच कर के वक्त ही सबसे अच्छा जवाब दे होगा। एक दिन मेरे शोहर बोले कि तुम दोबारा से पढ़ाई शुरू करो। अपने शोहर को जिस बात सुनकर मैं खामोश रही, क्योंकि पढ़ाई का ये सिलसिला तो बहुत पहले ही मुझसे छूट गया। मेरी सौतेली माँ ने मेरे स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी, जबकि इनकी खुद की बेटियां तो बहुत अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रही थी। मैं माजी की यादों में चली गई। मेरे शोहर ने जब मुझे वो दोबारा पूछा तो मैं माजी की यादों से बाहर आई। इनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी काबिलियत साबित करूं और दुनिया को दिखाऊं कि एक औरत का मुकाम इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती पर मुनहसर नहीं होता। मैंने भी इनके अज़्म का पास रखा और दोबारा से तालीमी मैदान में खुद को साबित करने के लिए कूद पड़ी। इस दौरान मेरे शोहर ने मेरा भरपूर साथ दिया और मुझे हर कदम पर इस बात का यकीन दिलाते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनका साथ ही मेरे लिए मजबूत सहारा था। एक दिन उन्होंने मेरे लिए छोटा सा तोहफा लाया। वो एक किताब थी जिसका नाम था खुद को पहचानो। उन्होंने ये किताब तुम्हारे अंदर की खूबसूरती को तलाश करने में तुम्हारी मदद करेगी। ये जो तुम दूसरों की भलावजा की गुफ्तगू की वजह से अपने अंदर एक तूफान बर्पा किए हुए, ये पढ़ने से तुम्हारे अंदर का वो तूफान थम जाएगा। मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो इसके हर लफ्ज मेरे दिल की गहराइयों में उतरता गया। इस किताब को पढ़ने से मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों को खुश करना ही नहीं, बल्कि खुद को पहचानना और खुद को संवारना है। इस दिन से मैंने अपनी जिंदगी में नई उम्मीदों को जगह देना शुरू कर दी और मायूसियों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। इस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इज्जत और मोहब्बत को अपनी काबिलियत की बिना पर हासिल करूंगी। शोहर और इनकी मोहब्बत और इज्जत ने मुझे अपनी पहचान बनाने की नई राहें दिखाई। मेरे शोहर ने मुझे अपने अंदर छुपी औरत को जगाने में मेरा भरपूर साथ दिया। उन्होंने मेरे अंदर से शोहर पैदा किया कि एक मजबूत औरत से माशरा बदल सकती है। मेरी जिंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। शोहर के प्यार और हौसले ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि शायद मैं भी कुछ बन सकती हूँ, इसीलिए कुछ कर सकती हूँ, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रही थी। एक दिन मेरे शोहर ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किसी अदारे में दाखिला दिलवा सकता हूँ। मैं हैरत से अपने शोहर की तरफ देखने लगी तो वो मेरे हाथ पे हाथ रखे मुझे दिलासा देते हुए बोले, तुम्हारी तालीम तुम्हें वो मुकाम देगी जिसकी तुम हकदार हो। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। तालीम मेरी जैसी लड़की के लिए। पहले तो मैं डर गई, क्या वाकई में ये सब कर सकती हूँ? लेकिन इनके हौसले और मोहब्बत ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने अपने मामूली वसाइल के बावजूद मेरे लिए एक मकामी स्कूल में दाखिला करवाया। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और खौफ का इम्तिजाज था। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे मालूम हुआ ये दुनिया कितनी खूबसूरत तरवसी है। पढ़ाई इंसान के अंदर की खूबसूरती को उजागर करती है, ना कि ज़ाहिरी खूबसूरती को। ये मैंने जाना है। मेरी तालीम के सफ़र को ना सिर्फ मेरी सौतेली माँ ने कबूल किया, ना ही मेरी बहनों ने। इसके तंज़िया जुमले मेरे कानों में गूंजते रहे, अब ये काली लड़की पढ़ाई करेगी क्या? कुछ नहीं बदलेगा। वो 2 कौड़ी का इंसान भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। खुद ही ज़लील होकर थक के बैठ जाएँगे। कुछ नहीं कर सकते ये दोनों। मेरी सौतेली माँ-बहनों की ये तंज़िया बातें मैं अपने लिए तो बर्दाश्त कर लेती, मगर अपने शौहर के लिए बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इनके ये अल्फाज़ मुझे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन मैंने इन्हें अपनी ताकत बना लिया और अहद कर लिया, एक दिन इन्हें मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊँगी। एक दिन किताब पढ़ रही थी, मेरी सौतेली बहन बोली, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ ख्वाब देखना बंद कर दें। ये सब कुछ तुम्हारे बस का रोग नहीं। लेकिन इस बार मैं खामोश नहीं रही। मैंने मुस्कुराकर कहा, देखना एक दिन यही ख्वाब मेरी हकीकत बनेगी और वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। तो वो हंसते हुए तंज करने लगी, तुम्हारी हकीकत यही है, तुम्हारा रंग काला है, तुम 2 कौड़ी की मुलाजिम की बीवी हो। इससे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं। ये तुम अपने ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देना चाहती हो, ये कभी मुमकिन नहीं होगा। तुम हमेशा यही रहोगी जहां पर तुम इस वक्त खड़ी हो। मेरी सौतेली बहन की बातों ने मुझे बहुत मायूस किया। वो हौसला जो मेरे शोहर ने दिया था झाग की तरह बैठने लगा। मेरे शोहर ने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया, बल्कि मेरे साथ मेरे तालीमी सफर में शरीक भी हुए और रात को देर तक मेरे साथ बैठकर मेरी पढ़ाई में मदद करते, मेरे सवालों के जवाब ढूंढते और हर कामयाबी पर मुझे दाद देते और हौसला देते। इनका दाद देना मेरे हौसले बुलंद करता था। वो कहते कि तुम ये कर सकती हो। इसी हौसले की बिना पर मैं बेहतर से बेहतर करती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर मेरे शोहर मेरे हमरा खड़े रहे। कभी कहीं उन्होंने मुझे तनहा न छोड़ा, बल्कि मेरा साया बनकर मेरे रूबरू चलते। पहला इम्तिहान आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जिंदगी के बाकी इम्तिहानों की तरह मैं इस इम्तिहान को भी पास नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे शोहर ने कहा, यकीन रखो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जो दुनिया बदल देगी। मैं अपने ऊपर इनका यकीन देखकर हर मैदान में उतरने को तैयार थी। मुझे खुद से ज्यादा जैसे अपने शोहर की जात पे यकीन था। और वाकई जब नतीजा आया तो क्लास में बेहतरीन तलबा थी। ये लम्हा मेरी जिंदगी का पहला कदम था जहां मैंने खुद को पहचाना कि वाकई मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
इस दिन मैंने अपने शोहर से कहा कि आपने मुझे वो इज्जत दी जो शायद किसी ने भी नहीं दी थी। मैं वादा करती हूँ कि एक दिन मैं आपको फख्र का मौका दूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम पहले ही मेरा फख्र हो, मेरा मान हो। मेरी जिंदगी एक नई सिमत का इख्तियार कर रही थी। तालीम के मैदान में मेरी कामयाबियां सिर्फ मेरे लिए अहम न थी, बल्कि मेरे शोहर के लिए भी ये फख्र का लम्हा थी। इनकी मोहब्बतों को और कुर्बानियों ने मुझे मजबूत बनाया। लेकिन अब वक्त था कि मैं अपने वजूद को साबित करूं और दुनिया के सामने अपनी अहमियत मनवाऊं। क्योंकि अब मैं वो कमजोर और मायूसी में घिरी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और बाहिम्मत लड़की बन चुकी थी, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। एक दिन मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, हमें एक तकरीरी मुकाबले में अपने स्कूल की नुमाइंदगी के लिए तलबा की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम हिस्सा लो। जो सुनते ही मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं जो कभी खुद पे यकीन नहीं रखती थी, जैसे खुद पे ये ताकत भरोसा नहीं था, वो दूसरों के सामने एक लफ्ज भी बोल पाएगी कैसे, सबके सामने खड़े होकर बात कर सकती थी। लेकिन मेरे शोहर ने मुझे हौसला दिया, याद रखो ये मौका तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर का पहला कदम है। हिम्मत करोगी तुम ये कर सकती हो, कोई भी काम इंसान के इख्तियार से बाहर नहीं। मैंने डरते हुए इस चैलेंज को कबूल किया, क्योंकि इसमें मेरे शोहर की खुशी और रजामंदी शामिल थी। वो चाहते थे कि मैं ये मुकाबला करूं और जीतूं। कई रातें जाग के मैंने अपनी तकरीर तैयार की। जब मुकाबले का दिन आया तो मेरा दिल खौफ और जोश के अजीब इम्तजाज से भरा हुआ था। मगर एक खौफ अभी भी मेरे अंदर बाकी था कि न जाने इतने लोगों के सामने मैं बोल भी पाऊंगी या नहीं। मैं खुद को हौसला देते हुए कि मुझे करना होगा, मेरे अपने लिए नहीं तो इस इंसान के लिए जो मुझे यहाँ तक पहुंचाने की वजह बना। इसीलिए मैं स्टेज पर जाने से पहले ये फैसला कर चुकी थी, मैं ये मुकाबला किसी भी सूरत जीत कर रहूंगी। मुकाबले के दौरान मैंने डरते हुए स्टेज पर कदम रखा। वहां मौजूद सैकड़ों आंखें मेरी तरफ देख रही थी। तकरीर करते हुए मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने शोहर के अल्फाज याद आए, यकीन रखो तुम बदल सकती हो। ये अल्फाज मेरे लिए किसी मजबूत सहारे से कम न थे। ये सोचते ही मैंने दिलजमी के साथ अपनी तकरीर शुरू की। मेरे अल्फाज दिल से निकले थे, इनका असर भी दिलों तक जा पहुंचा। जब मैंने तकरीर खत्म की तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। ये लम्हा मेरी जिंदगी का पहला ऐसा लम्हा था जब मुझे लगा कि मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ और मुझ में कुछ करने की सलाहियत मौजूद है। तकरीरी मुकाबले में मुझे पहला इनाम मिला। प्रिंसिपल ने मुझे स्टेज पर बुलाकर इनाम दिया और कहा कि हमें तुम पर फख्र है। तुमने सिर्फ अपने नहीं बल्कि हमारे स्कूल का नाम भी रोशन किया। प्रिंसिपल के ये जुमले मेरी रूह को तहसीन दे रहे थे। मैंने वो इनाम अपने शोहर के हाथों में थमाया और कहा, ये आपका है, क्योंकि अगर आप ना होते तो मैं ये कभी भी हासिल ना कर पाती। उन्होंने खुशी से कहा, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। ये तो अभी सिर्फ पहली कामयाबी थी, अभी तो तुम्हारी कामयाबियों का आगाज हुआ है। तुम्हारे अंदर सब कुछ करने की हिम्मत है और देखो आज तुमने कर दिखाया। मैं अपनी आंखों में अपने शोहर के लिए प्यार का एक समंदर समाते हुए बोली, ये सब आपकी मोहब्बत और हौसले का नतीजा है जो मैं आज यहाँ इस मुकाम पे खड़ी हूँ। मेरी कामयाबी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। वो लोग जो कभी मेरे रंग और हैसियत का मजाक उड़ाते थे, अब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मेरी सौतेली माँ और बहनें जो हमेशा मेरी हौसला शिकनी करती थी, अब खामोश थी। इनके चेहरे पे हैरानगी साफ झलक रही थी। जो मुझे उठते बैठते काली रंगत की बिना पर तानाजनी करती थी, अब मेरे सामने इनकी निगाहें झुकी हुई थी। इस तकरीरी मुकाबले के बाद वो लम्हा मेरे लिए उम्मीद की एक नई किरण था। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं इस सफर को यहीं खत्म नहीं होने दूंगी। ये कामयाबी मेरी मंजिल की शुरुआत थी और अब मुझे अपनी शनाख्त को मजीद मजबूत बनाना था, क्योंकि मुझे ये मरहला बहुत जदोजहद के बाद नसीब हुआ। और इसके बाद मैंने अपने आप में बहुत सी तब्दीलियां महसूस की कि इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती ही इसका सब कुछ नहीं, बल्कि अंदरूनी खूबसूरती ही इंसान की असल खूबसूरती है। तकरीरी मुकाबले की कामयाबी ने मेरी ज़िंदगी में एक नया जोश और जज्बा पैदा कर दिया था। मैंने अपनी तालीम को मज़ीद संजीदगी से लेना शुरू कर दिया, मगर हकीकत में कामयाबी का सफ़र कभी आसान नहीं होता। ज़िंदगी ने मुझे नए चैलेंज और इम्तिहानात के लिए तैयार करना था, और मैं इन सब चैलेंजेस को पूरा करने के लिए खुद को मजबूत बना चुकी थी। एक दिन मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि तुमने ये साबित कर दिया, तुम में हिम्मत और काबिलियत है। अब वक्त है तुम अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बड़ा करो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी ज़ात के अलावा दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। उन्होंने मेरे दिल में एक नया ख्वाब जगा दिया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उस्ताद बनूंगी। मेरा ये ख्वाब जितना खूबसूरत था, इतना ही मुश्किल भी था। मेरे वसाइल महदूद थे और मेरी सौतेली माँ ने हमेशा की तरह मेरे रास्ते में मुश्किलात पैदा करने की बहुत कोशिश की, ताकि मैं अपनी जैसी लड़कियों की आवाज़ ना बन सकूं। एक दिन उन्होंने तंज करते हुए कहा, उस्ताद बनने का ख्वाब देखने वाली ये काली लड़की शायद पागल हो गई है।
कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा, तुम्हारे जैसे रंग की लड़कियां उस्ताद नहीं बनती बल्कि नौकरानियां बनती हैं। इनके ये अल्फाज मेरे दिल को जख्मी जख्मी करके मुझे हौसला देने के बजाय ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके मुझे कमजोर करने की कोशिश करती थी। लेकिन मेरे शोहर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें भी आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने ख्वाब के लिए लड़ना है। बस तुम इन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती जाओ। मंजिलें खुद ब खुद तुम्हें ऊपर बढ़ाएंगी। भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से खुश नहीं होने देते, बल्कि तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी तालीम के लिए एक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी कि ये स्कॉलरशिप इन लोगों के लिए थी जो मेहनती और बला से सलाहियत थे, लेकिन माली वसाइल की कमी का शिकार थे और अपनी तालीम जारी रखना चाहते थे। मैंने अपने शोहर के माली वसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये दरख्वास्त दी थी, क्योंकि मैं मज़ीद अपने शोहर को तंगी नहीं देना चाहती थी। मैंने दिन-रात मेहनत की और तमाम तर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ की और खुदा से दुआ करती रही कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए। जब स्कॉलरशिप के नताइज का ऐलान हुआ तो मेरा दिल खौफ से और उम्मीद के दरमियान झूल रहा था। मैं अपने रब से दुआएं करती कि स्कॉलरशिप की फहरिस्त में मेरा नाम आ जाए ताकि मुझे किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जब मैंने नतीजा देखा तो मेरी आंखें खुशी से भर आई। मेरा नाम कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में सबसे ऊपर था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने शोहर को ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है और मैं जानता हूँ कि तुम आगे भी कामयाब होगे। मेरी इस कामयाबी ने मेरे मोहल्ले और खानदान में एक नहीं नई बहस छेड़ दी और वो लोग जो पहले मुझे हकारत की नजर से देखते थे अब मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरी सौतेली माँ जो हमेशा मेरे खिलाफ रहती थी अब खामोश थी। मेरी बहनें जिनकी शादियां ऊंचे खानदान में हुई थी मेरे सामने झिझकती नजर आई। शायद इन्हें ये एहसास हो रहा था कि तालीम रंग व हैसियत की मुताज नहीं होती। वो मरहला मेरे लिए एक संग मेल था। मुझे एहसास हुआ कि अगर इंसान मेहनत करे तो कोई भी चीज इसके ख्वाबों की रुकावट नहीं बन सकती। मेरे शोहर की मोहब्बत और मेरी अपनी जद्दोजहद ने मुझे वो ताकत दी जो मैंने कभी खुद में महसूस नहीं की। वो कमजोर और सहमी हुई लड़की अब एक ताकत बन चुकी थी। स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरे कदमों में एक नई मजबूती थी और दिल में नए ख्वाबों की रोशनी। मैंने अपनी तालीम का सफर जद्दोजहद के साथ जारी रखा, मगर कामयाबी के रास्ते पे चलते हुए मुश्किलात का सामना भी बढ़ता गया। मकामी स्कूल में तरबीती तदरीसी के लिए मौका मिला। ये पहला मौका था जब मैंने अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील होते देखा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे अपने ख्वाब हकीकत में बदलते दिखाई दे रहे थे। वो ख्वाब जो मैंने शायद कभी देखे भी ना थे। जब मैं पहली बार बच्चों के सामने खड़ी हुई तो मेरा दिल खौफ और खुशी से धड़क रहा था। एक ऐसी खुशी मैंने आज में से पहले महसूस ना की थी। लेकिन जैसे ही मैंने तदरीस शुरू की मुझे एहसास हुआ कि यही मेरी मंजिल है। मुझे इस मंजिल की तलाश थी। इस दिन मुझे लगा जैसे मेरी तलाश पूरी हो गई हो। बच्चे मेरी बातों को दिलचस्पी से सुनते और आंखों में सीखने की जुस्तजू मुझे मजीद मेहनत पर आमादा करती और मैं इन्हें और मेहनत से पढ़ाने लगी। मेरे उस्ताद और स्कूल के दीगर अमले ने मेरे पढ़ाने की जज्बा और काबिलियत को सराहा और कहा, तुम में वो जज्बा है जो उस्ताद को अजीम बनाता है। मेरी कामयाबी की खबर जैसे जैसे फैल रही थी समाज का रवैया बदल रहा था। वो लोग जो कभी मेरे रंग हैसियत और पस मंजर पर तंज करते थे अब मेरे अज़म और मेहनत की तारीफ करते न थकते। मेरी सौतेली माँ जो हमेशा मेरा हौसला शक्ल करती थी अब मुझे खामोशी से देखती रहती। शायद इनके दिल में पछतावा था, लेकिन इनके लिए गुरूर ने इन्हें कुछ कहने ना दिया। मगर इनकी आंखें बता रही थी कि इनको अपने किए का अफसोस है। इनका सुतीलापन इनको मेरे करीब आने से रोके हुआ था। इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा था। जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो मुझे एक मशहूर स्कूल में मुस्तकिल उस्ताद की नौकरी की पेशकश हुई। मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन साथ ही एक चैलेंज भी। ये स्कूल एक बड़े शहर में था जहां जाने का मतलब था कि मुझे अपने शोहर और अपने मामलात को छोड़ना पड़ेगा। मैं उलझन में थी कि क्या अपने ख्वाबों के लिए इन कुर्बानियों के लिए तैयार हूँ। मेरे शोहर ने मेरी कैफियत को समझा और कहा, ये मौका तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बल्कि तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो खुशी से जाओ। मुझे वहां जाने पर कोई इतराज नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने फैसला किया कि मैं अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए इस चैलेंज को कबूल करूंगी, लेकिन साथ ही अपने रिश्ते को अपनी अवलीन तरजीह बनाऊंगी, क्योंकि इस रिश्ते की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर थी। तो मैं कैसे इस मुकद्दस रिश्ते को अपनी नौकरी के लिए इग्नोर कर सकती थी। मैंने नौकरी कबूल की और एक नए शहर में कदम रखा। वहाँ के माहौल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने देखा कि तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि ये लोगों के दिलों और सोच को बदलने का जरिया है। मेरी तलबा ने मुझे ना सिर्फ एक उस्ताद के तौर पे कबूल किया बल्कि इनकी कामयाबियों में मेरा हौसला भी शामिल होने लगा।
میں نے کہیں ایسے بچوں کو بہتر بنایا جو سماج کی نظر میں ناکام سمجھے جاتے تھے اور جنہوں نے سماج کی باتوں میں آ کر اپنے اندر کے بہادر انسان کو بالکل ختم کر لیا تھا۔ باتوں اور میرے حوصلے سے ان کی قابلیت ابھر کر باہر آئی۔ میں نے ان کے اندر اس ہمت اور حوصلے کو اجاگر کیا جو شاید مجھ میں پہلے کبھی نہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میں ایک مضبوط انسان بن چکی ہوں، میری طلبہ بھی بالکل ایسے ہی اپنے آپ کو منوائیں۔ میری کامیابی کی خبریں جب میرے گاؤں تک پہنچی تو وہیں حقارت سے بھرے لوگ فخر سے میرا ذکر کرتے۔ میری سوتیلی ماں نے ایک دن فون پر مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن آج مجھے تم پہ فخر ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو سکون دینے کے لیے کافی تھی اور ان الفاظ میں میرے اندر مزید ہمت بڑھائی کہ میں مزید اونچی اڑان بھروں۔ اس دن میں نے جانا کہ جس انسان اپنے ارادوں اور محنت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو دنیا خود اس کے راستے صاف کرنے لگتی ہے۔ میری زندگی کامیابی کے راستے پہ چل پڑی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ آزمائشوں سے خالی کبھی نہیں ہوتی۔ شہر میں نوکری کے بعد میں نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا سفر جاری رکھا، بلکہ کہیں بچوں کے خوابوں کو بھی حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بنی۔ لیکن اس سفر نے مجھے ایسی حقیقتوں سے روشناس کروایا جن کا سامنا کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میرے تدریس انداز اور لگن نے جلد ہی میرے علاقے میں مشہور کر دیا۔ والدین میرے پاس اپنے بچوں کے مسائل لے کر آتے، میرے مشوروں پر عمل کرتے۔ میرے طلبہ نہ صرف تعلیمی میدان میں کامیاب رہے بلکہ ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ اسکول کے پرنسپل نے ایک تقریب میں میرے بارے میں کہا، یہ استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتی بلکہ زندگی کا سبق بھی دیتی ہے۔ یہ تعریف میرے لیے ایک اعزاز تھا، لیکن جیسے جیسے شہرت بڑھتی گئی میں اپنے شوہر کے بغیر زندگی میں خلا محسوس کرنے لگی۔ ان کے بغیر یہ کامیابیاں مجھے ادھوری لگنے لگی۔ میں یہ کامیابیاں ان کے ساتھ مل کر منانا چاہتی تھی جو کہ ان کا اصل حق تھا۔ ان سے دوری کا مجھے شدید احساس ہوتا۔ میں چاہتی کہ ان کے قریب رہ کر اپنے خوابوں کو تکمیل تک پہنچاؤں۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کال پہ کہا کہ میں تمہاری کامیابیوں سے بہت خوش ہوں، لیکن تمہیں دیکھے بنا دن گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری کامیابیوں کے پیچھے ان کی قربانیاں چھپی ہیں اور میں ان کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی نوکری اور شادی کے درمیان توازن قائم رکھوں گی۔ میں نے اسکول سے درخواست کی کہ مجھے گاؤں کے قریب کسی برانچ میں ٹرانسفر کر دیا جائے تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے خوابوں کو بھی جاری رکھ سکوں۔ جب میں گاؤں واپس آئی تو میرے گاؤں کے لوگ اب میرے ساتھ عزت سے پیش آ رہے تھے۔ اتنی عزت مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تھی جتنی کی کامیابی کے بعد مل رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں جو مجھے قبول نہیں کرتی تھی اب میری تعریف کرتی نظر آتی، لیکن ان کے رویے میں ابھی بھی ایک جھجک تھی۔ اور میرے والد جنہوں نے کبھی ماں کے خوف کی وجہ سے میرے سر پہ ہاتھ نہ رکھا، میرے گاؤں واپس آنے کے بعد وہ مجھے فخر سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، بیٹی تم میرا فخر ہو، آج تمہاری وجہ سے میرا سر فخر سے بلند ہے۔ تو میری آنکھوں میں نمی اتر آئی کیونکہ میں اپنے والد کے پیار اور شفقت کے لیے پل پل ترستی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان کے سینے سے لگ کے اپنے تمام دکھ بھول جاؤں۔ وہ کندھا جس پہ سر رکھا کہ میں اپنے تمام دکھ اپنے والد کو سنانا چاہتی تھی، مجھے میری کامیابی کے بعد میسر ہوا۔ میری واپسی کے بعد گاؤں کے کئی والدین نے درخواست کی کہ میں ان کے بچوں کو تعلیم دوں۔ گاؤں میں ایک پرانا اسکول تھا جو کافی عرصے سے خستہ حال تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ فعال کروں گی اور ان بچوں کو پڑھاؤں گی جو مالی مسائل کی وجہ سے تعلیم سے دور تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میری طرح کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ میرے اس فیصلے نے سب کو سراہا، لیکن کچھ لوگوں نے بھی تنقید کی کہ یہ لڑکی شہر کے اسکول میں کام کرنے کے بعد جہاں گاؤں کے بچوں کے لیے وقت کیوں ضائع کر رہی ہے۔ ان باتوں نے مجھے تھوڑا دکھی کیا، لیکن میرے شوہر نے مجھے تسلی دی، تمہیں ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جو واقعی تمہاری محنت کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے دنیا کی باتوں کی پرواہ کرنی شروع کر دی تو تم کبھی بھی دوسروں کو تعلیم کے زیور سے راستہ نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے گاؤں کے اسکول کو دوبارہ تعمیر کرنے کی مہم شروع کر دی۔ میرے شوہر نے میری مالی اور جذباتی طور پر بھرپور مدد کی۔ میرے طلبہ اور ان کے والدین نے بھی اس کام میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ مہینوں کے اندر اسکول دوبارہ کھل گیا اور وہ بچے جو کبھی تعلیم جیسے زیور سے محروم تھے آج اسکول کے بینچوں پہ بیٹھے نظر آتے تھے۔ اسکول کے بچے مجھے استاد جی کہہ کے پکارتے، ان کی خوشیاں میری سب سے بڑی کامیابی بن گئی۔ یہ سیکھا کہ کامیابی صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں کے خوابوں کو تعمیر دینے میں ہے۔ گاؤں کے اسکول کو دوبارہ فعال کرنے کے بعد میری زندگی میں سکون اور خوشی آ گئی۔ بچوں کی معصوم مسکراہٹیں اور ان کے والدین کی دعائیں میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی، لیکن زندگی میں کبھی کبھی خوشیاں طوفان سے پہلے کا سکون ہوتی ہیں۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے حوصلے اور استقامت کو آزمایا۔ ایک دن گاؤں کے چند بااثر افراد نے اسکول پر اعتراض اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسکول گاؤں کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں کے حالات کے لیے بے سود ہے۔ یہ زمین دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے
दूसरों को नुकसान पहुंचाया था। स्कूल की कामयाबी और बच्चों की तालीम इनके लिए खतरा थी। वो नहीं चाहते थे कि गांव के बच्चे तालीम याफ्ता हों, इनके मुकाबले पर आ सके। उन्होंने स्कूल बंद करने की धमकियां देना शुरू कर दी। वो मेरे पास आए और कहा, जी स्कूल बंद कर दो वरना तुम्हें और तुम्हारे खानदान को इसके नताइज भुगतना होंगे। मैं खौफजदा थी, लेकिन मेरे शोहर ने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम ये स्कूल बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बनाया है। हम किसी के दबाव में आकर अपना मकसद नहीं छोड़ेंगे। तुम इन लोगों की धमकियों की बिल्कुल भी परवाह मत करो और अपने मकसद पर डटी रहो। ये लोग खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। मैंने गांव के बुजुर्ग मकाम काम से राब्ता किया और इनके सामने स्कूल के अहमियत और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी बात रखी। बासर अफराद ने अपनी नाजायज ताकत का इस्तेमाल करते हुए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे तलबा और इनके वालिदैन और मेरे शोहर ने मुझे हौसला दिया। जब गांव के लोगों को मालूम हुआ कि स्कूल को बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो वो मेरे हक में खड़े हो गए। उन्होंने एहतजाज किया और मैं काम को दरखास्त दी कि स्कूल बचाया जाए। एक दिन गांव की एक बूढ़ी खातून मेरे पास आई और कहा, बेटे, तुमने हमारे बच्चों के लिए जो किया वो कोई न कर सका। हम तुम्हारे साथ हैं। इनके अल्फाज ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा की। महीनों की जदोजहद के बाद अदालत ने स्कूल के हक में फैसले ने न सिर्फ स्कूल को बजाय बल्कि गांव के लोगों को ये पैगाम दिया कि तालीम का हक किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की तादाद बढ़ने लगी और गांव के लोग बच्चों की बेहतर तालीम के लिए मजीद तावन करने लगे। इस आजमाइश ने मुझे ये सिखाया कि अगर आपका मकसद नेक हो, आपका हौसला मजबूत हो, तो कोई भी ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरे शोहर, तलबा और गांव के लोगों की अहमियत ने मेरे ख्वाब को मजीद बुलंद कर दिया। गांव के स्कूल की कामयाबी के बाद मेरे तलबा में कई बच्चे तालीम के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल कर रहे थे। इनमें से कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर और कुछ ने खुद उस्ताद बनने का फैसला किया। इनके काम में अपना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम थी। गांव के कई अफराद ने इन बच्चों को तालीम दिलवाने की अहमियत को समझा और अपने बेटों को भी स्कूल भेजना शुरू किया। ये एक ऐसी तब्दीली थी जिसका ख्वाब मैंने रखा था। एक दिन मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि मैंने गांव में जो रोशनी फैलाई है वो अब दूसरे गांव तक भी जानी चाहिए। हमें तालीम का ये पैगाम दूसरे गांव तक ले जाना होगा। मेरे शोहर का ये ख्वाब मेरे दिल को छू गया, क्योंकि मैंने ये ख्वाब बहुत पहले देखा था। हमने मिलकर फैसला किया कि गांव के मजीद करीब स्कूल खोलेंगे ताकि तालीम की रोशनी हर जगह पहुंचे। मेरे शोहर जो इब्तदा से मेरे साथ खड़े थे, इन्हें एक दिन का काम तुमने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीने में लगा दी और यही हमारी असल कामयाबी थी। इनकी ये बात मेरे दिल को सुकून दे गई। हमें एहसास था कि हमने अपनी जिंदगी को अपना मकसद बना दिया और दूसरों के लिए फायदा मंद है। फाउंडेशन की सालगिरह पर एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें मेरे तलबा, इनके वालिदैन, गांव के लोग और मेरे शोहर मौजूद थे। मेरे साबका तलबा ने इस मौके पे कहा कि उस्ताद जी ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। इनकी मेहनत और लगन की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। ये लम्हा मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, इसने मुझे वो सब कुछ कर अदा किया जो कभी मेरे लिए नामुमकिन लगता था। मेरी जिंदगी का सबक इस बात की गवाही देता है कि इस्लाम, मोहब्बत और मेहनत किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपका रंग कोई मायने नहीं रखता। यूं मेरा सफर एक खुशहाल और कामयाब इंजाम तक पहुंचा, जहां मैंने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पाया, बल्कि दूसरे के ख्वाबों को भी हकीकत में बदलने का जरिया बनी। और यही मेरी जिंदगी का असल मकसद था।